हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम कस्टम लोगो स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम कस्टम लोगो की इंट्रोडक्शन समझेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या दे रखी है आपको कस्टम लोगो में। तो बहुत ही ध्यान से देखना अपना वीडियो को, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें मैं आपको इसके वीडियो के जो आपको दिखा रहा हूँ, इस स्लाइड्स के मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। वो नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में होंगे। वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। कस्टम ये ड्यूटी है, ये कस्टम लॉ कहाँ से बना है ये। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। कस्टम ड्यूटी जो वर्ड है वो कस्टम से बना है। कस्टम बेसिकली, कस्टम वर्ड कहाँ से आया ये? कस्टम वर्ड बेसिकली जब कोई मर्चेंट कोई भी किंगडम में एंटर करता था मर्चेंडाइज के लिए। मर्चेंडाइज का मतलब कोई मर्चेंट जो कि व्यापारी होता है, एक तरह का जो ट्रेडिंग के लिए काम करता है, ट्रेडिंग करता है। कोई भी वो किंगडम में, किसी भी किंगडम में एंटर करता था, यानी कि किसी भी दूसरे देश या दूसरे मुल्क में जाता था, तो वहां पर उसको कुछ गिफ्ट देना पड़ता था राजा को, क्योंकि पहले राजा का राज था। अब कोई भी एक जगह से मान लो ए पॉइंट से एक राजा से, एक प्रजा से दूसरे जगह पे गया जहां पर दूसरा किंगडम है। अब उसको वो वाला जो राजा है वो उससे क्या देता था, पहले गिफ्ट लेता था कुछ, कि आप हमारे हमारे किंगडम में आए हो तो हमें आपसे पहले कुछ गिफ्ट चाहिए, तब हमारे यहाँ पर एंटर कर सकते हो आप। तो सब्सिक्वेंटली इसी तरीके से उसका नाम फिर कस्टम ड्यूटी पड़ गया, क्योंकि वो फिर उस टैक्स की फॉर्म में आज हम लोगों से, कोई भी अगर गुड्स आता है हमारी कंट्री में तो हम उसको टैक्स लेते हैं, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो उसी तरीके से कस्टम जो है वो फॉर्मलाइज्ड हो गया और कस्टम ड्यूटी लगने लग गया। टैक्स यानी कि कस्टम ड्यूटी का मतलब जो टैक्स लगता है सामान इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में। हमारी कंट्री से या तो सामान बाहर जाता है तब लगता है, या आता है। ज्यादातर ये आते हुए लगता है। एक्सपोर्ट करते हुए तो गवर्नमेंट उसको राहत देती है, एक्सपोर्ट करते हुए तो हम, गवर्नमेंट कहती है कि भाई कस्टम ड्यूटी ना ही लगे, ठीक है। लेकिन इंपोर्ट करते हुए लगता है ज्यादातर ये। इंडिपेंडेंस के बाद एक सी कस्टम एक्ट बना था 1878 में। लैंड कस्टम एक्ट 1924 में बना। और बहुत सारे एक्ट बने जो कि एक साथ जुड़ गए, और फाइनली कस्टम एक्ट बना 1962 में। बहुत सारे पहले एक्ट बने थे, वो सारे को एक साथ गठबंधन कर दिया, सबको एक साथ जोड़ दिया और कस्टम एक्ट बन गया 1962। और इंडियन कस्टम एक्ट 1934 जो है वो रिपील्ड हो गया, यानी कि उसको चेंज करके कस्टम टैरिफ एक्ट बना दिया 1975 में। देखो, कस्टम ड्यूटी एक्ट, जो कस्टम एक्ट है, ये आपको कस्टम ड्यूटी लगाने के लॉज बताएगा, रूल्स रेगुलेशन बताएगा। और जो कस्टम टैरिफ एक्ट है वो आपको कितना कस्टम ड्यूटी लगाना है, रेट क्या होगा, वो बताता है। वो रेट के बारे में बताता है। और ये कस्टम एक्ट रूल्स रेगुलेशन बताता है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑब्वियस ही बात है, ये सामान पे लगता है। सामान पे लगता है तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है ये बायर पे करता है, जमा सेलर करता है। यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कस्टम एक्ट के अंदर बना है, जो कि 1962 में कस्टम एक्ट है उसके अंदर बना है ये। कस्टम ड्यूटी जो लगाने की जो पावर है वो आर्टिकल 265 में दे रखी है, कि कोई भी स्टेट टैक्स लगा भी सकती है, कलेक्ट भी कर सकती है, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी कि जब तक कि कस्टम एक्ट नहीं कहेगा तब तक कि कोई भी टैक्स नहीं लगाना किसी भी तरीके का, ठीक है। आर्टिकल 265 में बता रखा है कि ये जो लॉ बना हुआ है, इस लॉ में पावर है, जब तक ये लॉ नहीं कहेगा तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट वन शेड्यूल सिक्स, सॉरी सेवेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पावर दे रखी है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो कस्टम ड्यूटी लगा सकती है, कलेक्ट कर सकती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है। एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट वन शेड्यूल सेवेंथ, उसमें बता रखा है। कस्टम एक्ट 1962 वो एक बेसिकली बेसिक एक्ट है, जो कि अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेसल्स, समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट, गुड्स, पैसेंजर के हिसाब से, जब भी ये जो वेसल है या जो कोई एयरक्राफ्ट है हमारे कंट्री में एंटर होता है, तब ये कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। सामान पे लगता है, या तो ये देख लिखा हुआ ना कि या तो ये हमारे देश से बाहर जाता है या अंदर आता है। कोई भी वेसल यानी कि समुद्री जहाज वगैरह, एयरक्राफ्ट हो गया, सामान हो गया, तब लगता है ये। और ये पूरे इंडिया पे लगता है कस्टम एक्ट।
कस्टम एक्ट जो है 1962 में, ये बेसिकली उसी तरीके का एक्ट है जैसे जैसे बाकी एक्ट होते हैं, बाकी लॉ होता है। इसमें आपको बता रखा है लीवी, जैसे जीएसटी एक्ट है उसमें बता रखा है लीवी कैसे होगा जीएसटी, और कलेक्शन कैसे होगा ड्यूटी का, वैसे ही इसमें भी बता रखा है। ठीक है। और इसमें देखो कहाँ का लगता है, ये बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए है ये एक्ट, ये रेगुलेशन बताता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का रेगुलेशन बताता है कैसे करना चाहिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है ये, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट तब होगी अगर सामान कोई बाहर से आ रहा है और वो ऐसा सामान है कि हमारा देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अगर उस पर नुकसान पहुंचेगा या डोमेस्टिक इंडस्ट्री में नुकसान पहुंचेगा, उस पर टैक्स लगवाएगा ताकि वो महंगा बिके। क्योंकि वो टैक्स लगा के अगर महंगा हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो जाती है। स्मगलिंग को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर कस्टम ऑफिसर नहीं होंगे वहां पर, हमारे देश के कोने पे वहां पर कस्टम ऑफिसर होते हैं, वो चेक नहीं करेगा स्मगलिंग हो जाएगी, तो स्मगलिंग को बहुत बड़ा चेक करता है ये। फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमारी फॉरेन एक्सचेंज आती है, इंपोर्ट से जाती है, तो उसको कंजर्व करता है, उसको बचा के रखता है, उसको संभाल के रखता है। सेक्शन 12 में बता रखा है कि कस्टम ड्यूटी के लीव कैसे होगी, किस रेट पे लीव होगी। देखिए सेक्शन 12 में यही बता रखा है कि कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, जो टैरिफ एक्ट में बता रखा है उसी हिसाब से लगाई जाएगी। ठीक है। अब देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये वही प्रोविजन है जो मैं आपको पीछे बताया अभी, कि एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पावर है। और ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो कस्टम ड्यूटी लीव कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। और आगे देखो वही लिखा हुआ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि कस्टम ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में, या फिर वो कैसे आया था, वो राजा के ऊपर आया था। वो जो कोई भी हम किसी भी किंगडम में एंटर करते हैं तो राजा गिफ्ट मांगता था पहले, तब वो एंटर होता था। ठीक है। तो इस तरीके से होता था वो। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सब देखो, ये जो गिफ्ट है वो किंग लेता था, वो कुछ नहीं था, बेसिकली एक कस्टमरी प्रैक्टिस लिखा हुआ है ना वो, तो वहीं से इसका नाम बाद में कस्टम ड्यूटी पड़ गया था, जो कि इंपोर्टर से लिया जाता था जो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया। तो और एक्सपोर्टर से लिया जाता था जो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो कस्टम एक्ट पार्लियामेंट में 1962 में जो बना, वो लिस्ट 1 ऑफ यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट के हिसाब से बना था। पार्लियामेंट ही उसको, बेसिकली पार्लियामेंट आपको पता है वही लॉस बनाती है, वहां से बना था ये। कस्टम एक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा और कम ना हो। वो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके चलता है, क्योंकि अगर बाहर से कोई गुड्स आएगा और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कोई तबाही मचा देगा, जैसे कि मान लो सस्ते प्रोडक्ट आई जा रहे हैं चाइना के, तो होगा क्या, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, कंपटीशन बढ़ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो उसको प्रोटेक्ट करता ही है। तो ऐसे कई सारी चीजें प्रोटेक्ट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 156 ऑफ कस्टम एक्ट। उसमें रूल बता रखे हैं भाई, सेक्शन सेक्शन 156 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बनाएगी, और उसकी पावर है कि वो नोटिफिकेशन देती रहेगी टाइम टू टाइम, ताकि वो कस्टम एक्ट को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। सेक्शन 157 में भी बता रखा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम था, जो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसका था ये, उसका नाम बदल के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम रखा गया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं, तो ये बोर्ड का नाम बदल के ये रख दिया था, जो कि रेगुलेशन बनाएगा सारे इस एक्ट के अंदर। और द कमिश्नर ऑफ कस्टम के पास पावर है, वो पब्लिक नोटिस इशू कर सकता है, जिसको ट्रेड नोटिस बोलते हैं, जिसको कोई भी देख सकता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें दे रखी है। सबसे पहले है एजुकेटिंग अथॉरिटी। एजुकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बता रखी है कि कस्टम एक्ट में बता रखी है कि बेसिकली ऐसी अथॉरिटी है जो कि वही कॉम्पिटेंट है कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन लेने में। कोई भी ऑर्डर जो डिसीजन लेगा वो एजुकेटिंग अथॉरिटी लेता है वो। लेकिन एजुकेटिंग अथॉरिटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज या कस्टम नहीं होनी चाहिए, कमिश्नर ऑफ कस्टम नहीं होनी चाहिए, कस्टम एक्साइज और सर्विस एपलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी अलग होता है जो कि इस एक्ट में डिसीजन लेगा, ऑर्डर पास करता है।
असेसमेंट का मतलब बता रखा है सेक्शन 2 सबसे 2 में कि असेसमेंट बेसिकली टैक्स की लायबिलिटी निकालना, कि भैया इस पे कितना टैक्स लगेगा, वो असेसमेंट बोलते हैं उसे। बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, कोई भी असेसमेंट सब इसमें आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट की। सेक्शन 2 सबसे 5 में बता रखा है कि बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है। कोई भी एक्सपोर्टर को पहले एक एंट्री करनी पड़ती है, एक प्रॉपर ऑफिसर को दिखाना पड़ता है, देखो मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक बिल बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट। कोई भी गुड्स को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है बाहर अपने लैंड से, तो एक बिल ऑफ एक्सपोर्ट आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उसको प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ता है। शिपिंग बिल जो होता है वो आपको देना पड़ता है अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वेसल के थ्रू या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू, उसे शिपिंग बिल बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कर रहे हो तो आपको एक बिल ऑफ एक्सपोर्ट देना पड़ता है। बोर्ड क्या होता है? बोर्ड बेसिकली, जो सेंट्रल बोर्ड की बात करी मैंने अभी पीछे, सेक्शन 2 सब 6 में बता रखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो कि आपको पता है इसमें फॉर्म हुआ है, वो बोर्ड है। किसमें फॉर्म हुआ है ये? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में फॉर्म हुआ था ये बोर्ड, ध्यान रखना बात। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 में फॉर्म हुआ था। कौन सा बोर्ड की बात करो? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। कोस्टल गुड, कोस्टल गुड क्या होता है? कोस्ट का मतलब होता है समुद्र के तट, जो समुद्र के पास जगह होती है उसे कोस्ट बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसे 7 में बता रखा है कि कोस्टल गुड ऐसा गुड जो कि अगर वेसल के थ्रू किसी पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहा है, उसे कोस्टल गुड बोलते हैं। यानी कि देखो, एग्जांपल आपके सामने बना हुआ ही है कि मान लो कि चेन्नई का पोर्ट है, चेन्नई का यहाँ पर समुद्र तट है, चेन्नई से शिप से माल गया मुंबई के पोर्ट पे, तो उसे कोस्टल गुड बोला जाएगा, क्योंकि ये समुद्र के थ्रू जा रहा है सामान। ठीक है, उसे कोस्टल गुड बोलते हैं। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में बता रखा है। कन्वीनियंस का मतलब कोई भी ऐसा वेसल, कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी व्हीकल जो आपको सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में मदद करता है, उसे कन्वीनियंस बोलते हैं। स्पेसिफिक टर्म होती है, जैसे कि सी के थ्रू अगर माल जा रहा है उसे वेसल बोला जाता है। ठीक है, और एयरक्राफ्ट अगर एयर के थ्रू जा रहा है, और कोई लैंड के थ्रू जा रहा है उसे व्हीकल बोलते हैं। एग्जांपल देखो नीचे सामने है, वेसल की फिगर आपके सामने है नीचे, शिप उसको वेसल बोलते हैं। एयरक्राफ्ट ये रहा आपके सामने। एयरक्राफ्ट भी कौन से वाला? कार्गो एयरक्राफ्ट, देखो लिखा हुआ ना कार्गो। कार्गो यानी कि सामान वाला एयरक्राफ्ट, पैसेंजर वाला नहीं। एक सामान ले जाने का भी एयरक्राफ्ट होता है, उसकी बात करा जा रहा है। और व्हीकल यानी कि जो ट्रक वगैरह। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कस्टम एरिया। कस्टम एरिया क्या होता है? कस्टम एरिया सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में बता रखा है। कस्टम एरिया यानी कि ऐसा एरिया जो कि कस्टम स्टेशन का होता है, यानी कि जहां पर कस्टम अथॉरिटी के लोग बैठे जाते हैं, वो पूरा जो भी सामान बाहर से आया उसको चेक करते हैं, तब यहाँ पर आपको सामान इंडिया में भेजा जाएगा। ऐसे ही एक्सपोर्ट करने के टाइम पे भी कस्टम अथॉरिटी के लोग क्लियर करते हैं तभी तो, वरना तो कोई भी सामान आ जाएगा इंडिया में, स्मगलिंग हो जाएगी, कोई भी बम लेके आ जाएगा, ऐसे तो कोई भी सामान आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए कस्टम अथॉरिटी के लोग बैठे होते हैं वहां पर। कस्टम पोर्ट सेक्शन, वो आपको पोर्ट आपको बता दे पीछे क्या होता है ना। कस्टम पोर्ट का, लेकिन पोर्ट का मतलब सिर्फ वो वाला पोर्ट नहीं, एयरपोर्ट भी हो सकता है। सेक्शन 2 सबसे 12 में बता रखा है कस्टम पोर्ट मतलब कोई भी पोर्ट जो कि सेक्शन 7A ऑफ कस्टम एक्ट में बता रखा है। ठीक है, और कस्टम पोर्ट में ऐसा प्लेस आता है जो सेक्शन 7A में बता रखा है, यानी कि इनलैंड भी हो सकता है ये। कस्टम पोर्ट देखो, एक होता है जमीन के थ्रू सामान भेज रहे हो, वो भी पोर्ट होता है। एक होता है एयरपोर्ट वाला, वो भी पोर्ट है। और एक होता है जो आपका वाटर वाला, तो बहुत सारे कोई भी पोर्ट हो सकता है। समझ रहे? कस्टम स्टेशन, ये आपको पता है कस्टम स्टेशन क्या होता है? 213 बता रखा है। जो मैंने को पीछे बताया कस्टम स्टेशन का मतलब जहां पर कोई भी ऐसा कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट या कोई लैंड कस्टम स्टेशन, जमीन की बात कर रहे हैं। पीछे जो बात करी थी, ये ये कोस्टल गुड में बात करी थी ना, ये जो पोर्ट की बात कर रहे थे ये समुद्र की बात कर रहे थे। ठीक है, हालांकि ये समुद्र की बात कर रहे थे, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये हम जमीन वाली बात कर रहे हैं। कस्टम स्टेशन मतलब कोई भी कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट, ये लैंड वाला, जहां पर बेसिकली माल इधर से उधर जाता है, और जहां पर कस्टम अथॉरिटी के लोग बैठे जाते हैं, वो पूरा क्लियर करेंगे पहले आपका, भाई आपका सामान ठीक है नहीं है। ठीक है, समझ लो बात को, ये सब चीजें होती है। और
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एक्ट, उसके पावर है, वो बताएगा, वो परमिशन देगा कि कौन से वेसल या कौन से एयरक्राफ्ट को एंटर कराया जाएगा, कौन से सामान एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, कौन सा नहीं। ये सब परमिशन कौन देगा? सेंट्रल बोर्ड। उसके बाद ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स सेक्शन 214 बता रखा है। ड्यूटीएबल गुड्स ऐसे गुड जिसके ऊपर ड्यूटी चार्ज होगी, क्योंकि सबके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं होती है। तो जो से गुड्स पर ड्यूटी चार्ज होगी, दैट इज ड्यूटीएबल गुड्स। फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट सेक्शन 221 बता रखा है। ऐसा फॉरेन गोइंग वेसल का एयरक्राफ्ट मतलब कोई भी ऐसा वेसल या कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में आएगा या इंडिया से बाहर जा सकता है, उसे फॉरेन गोइंग वेसल या फिर एयरक्राफ्ट बोला जाता है। ठीक है, उसमें फॉरेन नेवल वेसल भी आ सकता है, यानी कि फॉरेन नेवी जो शिप है वो भी आ सकती है। कोई भी वेसल जो फिशिंग वाला होता है वो भी आ सकता है, या फिर पानी से तेल निकालने वाला वो भी आ सकता है, या फिर कोई भी वेसल जो इंडिया से बाहर जाएगा, वो सब बता रखा है इसके अंदर, कोई भी आ सकता है। और गुड्स क्या होते हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में बता रखा है। सेक्शन सारे ध्यान से देख लेना, एक एक करके आपको याद हो जाएगा जब बार बार पढ़ोगे। गुड्स का मतलब कोई भी गुड्स जो वेसल के थ्रू जा रहा है, जो पीछे बता रखा है ये वाले वेसल, फॉरेन गोइंग वेसल, कोई एयरक्राफ्ट, कोई भी वेसल या कोई एयरक्राफ्ट या कोई व्हीकल के थ्रू जा रहा है, उसे गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि गुड्स का मतलब सारा सामान नहीं, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है वो वाला गुड्स। कोई स्टोर के अंदर रखा गया सामान, वो भी गुड्स है। बैगेज में रखा गया है, बैग वगैरह में, वो भी है। करेंसी भी हो सकता है गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई भी मूवेबल अदर एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो समझ रहे, गुड्स का मतलब खाली ये नहीं है कि बस सामान, करेंसी हो सकती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। थैंक यू सो मच, आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।